हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। यदि आप पूर्व सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, तो आपके लिए वेटरन्स हैंडबुक एक बनी है 1 से 5 पेज की। उसमें रिटायरी एक सैनिक को ये स्टार्टिंग से लास्ट तक कौन कौन सी चीजें हैं वो सारा कवर करूंगा और इसको आपने अपने पास रखना है। और 3 बड़े कारण जिससे हुए बड़ा हादसा और नहीं तो गाड़ी खाई में नहीं गिरती थी। आखिर ये 3 बड़े विलेन हैं और किस तरीके से रुदन मातम मचा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहूंगा असली शहादत तो इन विधवाओं की है, इन वीर नारियों की है, इन यतीम बच्चों की है। आखिर अब बात करूंगा समाज और सरकार और प्रशासन इनके लिए क्या करेगा। क्या कल का दिन ही था या आगे भी कोई इनकी खोज खबर लेगा। और मैं बात करूंगा कि कल है 26 जनवरी, आखिर क्या है नया, कौन कौन से जांबाज, कौन कौन से नए इक्विपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सेना में हो रहा है लगातार बदलाव। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा वेटरन्स हैंडबुक की। जैसा कि आप इसका फ्रंट पेज देख रहे हैं, आखिर इसमें है क्या। बिल्कुल ये जरूरी है आपके लिए, मैं सच बता रहा हूं। 1 से 5 पेज की है। डाउनलोड कर लीजिए, आप प्रिंट आउट मत करिए। जो समझदार लोग हैं, इसके बारे में जानते हैं, जरूर प्रिंट आउट करें, क्योंकि इसमें जितना पेज नंबर 1 से लगा करके जो आपके लिए लास्ट पेज 9900 तक है, सबसे पहले उन्होंने लिखा है डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन। डिपेंडेंट्स की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ वीर नारी, डेफिनेशन ऑफ विडो, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल कैजुअलिटी, डेफिनेशन ऑफ बैटल कैजुअलिटी, डेफिनेशन ऑफ वेटरन्स, टाइप ऑफ पेंशन, वेटरन फैसिलिटेशन सेंटर, वेलफेयर स्कीम यानी असिस्टेंस प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, असिस्टेंस प्रोवाइड बाय आर्मी टू एनओके, फाइनेंशियल असिस्टेंट बाय आबा, फाइनेंशियल असिस्टेंस being provided by army to the NOK, assistance being provided by KSB, assistance being provided by यानी DIAB, assistance being provided by Department of Ex-Servicemen Welfare, assistance being provided by government to person with disability special children यानी recommendation of web port, Indian Army Veterans Card, DSP count for veteran offered by SBI, PNB, application for converting account, action to be taken, spouse, NOK, demise, pensioner, when I am not there, step by guide to action, procedure to AFD, CSD कार से सामान लेना हो, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस से पैसा कैसे क्लेम करना हो, बच्चों की एजुकेशन सोसाइटी से पैसा कौन सा मिलता है, कहां कहां बच्चों को कंसेशन मिलता है, ECHS में क्या तरीका है, एड्रेस टू कॉन्टेक्ट और इंपेलेंट हॉस्पिटल कौन कौन से। यानी अभी तक जो मैंने आपको बताया, यानी आप हो क्या, आपकी डेफिनेशंस क्या है, आपके लिए इंटाइटलमेंट क्या है, आपके डिपेंडेंट्स के लिए क्या इंटाइटलमेंट है, आपने CSD से कार कैसे खरीदनी है, DSP अकाउंट कैसे कन्वर्ट कराना है, आफ्टर मी फोल्डर, आप यदि आपकी मृत्यु हो जाती तो फैमिली को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी इन्होंने पूरा, ये बरेली सेंटर ने बनाया है, सारी चीजों का समावेश किया है। यूनिट रन कैंटीन, एलिजिबिलिटी कंडीशन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एडवाइजरी, आफ्टर मी फोल्डर, सैनिक बंधु मीटिंग यानी यूपी का, टेलीफोन नंबर, ईमेल, OT रिकॉर्ड, एसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ वीर नारी, स्कीम फॉर वेलफेयर एक्स सर्विसमैन, पेट्रोल पंप या अन्य चीजें लेने के लिए, स्कीम फॉर द वेलफेयर एक्स सर्विसमैन, विडो एंड डिपेंडेंट्स उत्तराखंड। यानी ये डियर वेटरन्स, DG मिश्रा, लेफ्टिनेंट जनरल GOC UB एरिया बरेली, इन्होंने ये बनाया है। इट gives the great pleasure bringing out the handbook of veteran उत्तर भारतीय। यानी आप कॉमन बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है जो स्पेसिफिक है उत्तर प्रदेश के लिए है। आप इसमें दे सकते हो फैसिलिटी सेंटर, एक एक चीज का हवाला दिया है। 1 से 4 से 5 पेज की है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरूर आप इसको लें। यानी आप कोई भी चीज है, यानी हमारे से जुड़ी है। यानी मैं एक वेटरन हूं, रिटायर्ड होने के बाद हमने क्या करना है, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड, KSB, DSW, DGR, CSD, DSP अकाउंट, बच्चों का क्या सारा कुछ इसके अंदर बड़ी आसान भाषा में समावेश किया गया है। तो आप जरूर 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 इसका फायदा उठाएं। और क्योंकि ये बुक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके छोड़ दें, और वेटरन्स हैंडबुक इसका नाम है, आप ये देख सकते हो। तो इसका पूरा अपने पास रखिए। कोई भी चीज है, आप नहीं तो आपके बच्चे पढ़ करके कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का हिस्सा है। वेटरन्स हैं, हमने जाना है ऊपर, उसके बाद बहुत सारी छीछा लेदर होती है, बहुत सारी फैमिली को पता नहीं होता है, तो इसके कहीं ना कहीं हमें
गाइडलाइन मिल जाती है। हम एक दूसरे से पूछते हैं, कसम आपके फोन में होगी, अच्छी बात है, आप इसको प्रिंट आउट कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है अपने पास इसको जरूर रखना, मुझे मैसेज करके छोड़ दें। अब मैं बात करूंगा आखिर 3 ऐसे बड़े कारण क्या है जिसकी वजह से यानी गाड़ी खाई में गिरी और जान बच सकती थी। यह कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, यानी आप एक ट्रक में 21 जवानों को आप भेज रहे हैं और वहां पर ऐसा रास्ता है कि आप समझ सकते हो कि एक साइड बिल्कुल खाई है और वहां पर बर्फ पड़ी हुई है, रोड पर चिकनाहट है और रोड के बगल में जिस तरीके से बैरियर लगे रहते हैं, आपने देखा होगा रेलिंग्स लगी रहती हैं, वो भी रेलिंग नहीं है। और जहां पर आर्मी का दिन रात कभी भी मूवमेंट हो सकता है, किसी भी ऑपरेशन में जा सकते हैं, तो वहां पर आपने पहले ही रिस्क लिया है। अब इन डोडा हादसे के 3 बड़े विलेन जिस कारण जवान हुए बलिदान, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जम्मू कश्मीर का यह हादसा है रोका जा सकता था। पहाड़ी दुर्गम इलाके में सैन्य आवाजाही कितनी जोखिम भरी होती है। भारतीय सेना की एक गाड़ी अपने गंतव्य की ओर जा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से गहरी खाई में जा गिरा। भीषण दुर्घटना में जवानों की शहादत आज पूरे देश को झकझोर रख दिया है। कोने कोने में रुदन और मातम है, बच्चे चीख रहे हैं, विधवाएं चिल्ला रही हैं, कोई प्रेग्नेंट है, किसी की शादी 1-2 साल हुआ है, यानी कोई पिता, मतलब किस तरीके का एक एक दृश्य आपको दिखाऊंगा, एक एक दृश्य दिखाऊंगा, फिर यह बताऊंगा आखिर अब किसकी जिम्मेदारी है। शहीद होने वाला तो शहीद हो गया, अब ये रोज शहीद होंगे, रोज शहीद होंगे, समाज इन्हें परेशान करेगा। क्या समाज कोई मदद करेगा? प्रशासन मदद करेगा या आपके राजनेता कभी उनके पास जाकर के खोज खबर लेंगे? इसके ऊपर भी जरूर बात करूंगा। इससे पहले इन्होंने कहा है, वहां पर रहने वाले लोगों ने कहा है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान इस ओर इशारा करते हैं कि हादसा किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई कारणों से हुआ है। पहाड़ी रास्ता पहले से ही सकरे और घुमावदार होते हैं, ऐसे में अगर सड़क की हालत खराब है, मौसम प्रतिकूल है, सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं है तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बताया जा रहा था कि हादसे के समय सड़क पर फिसलन थी, विजिबिलिटी कम थी, चालक इस स्थिति को संभालने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। इसके अलावा स्थानीय लोगों का कहना है इस मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग या मजबूत अवरोधकों की कमी पहले से एक बड़ा मुद्दा है। अगर सड़क के किनारे पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम होते तो संभव है कि ट्रक खाई में गिरने से रोका जा सकता था। तकनीकी पहलुओं को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वाहन की नियमित जांच, ब्रेक सिस्टम स्थिति, आपातकालीन सुरक्षा उपायों की उपलब्धता, तमाम तरीके की चीजें हैं, मूवमेंट का प्लान, और आप ये देख सकते हो कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, कहीं ना कहीं हमने इसको बहुत कैजुअल लिया है। लेकिन अब हमें जागना होगा कि लगभग 2025 और 26 में 6 से 7 ऐसे बड़े इंसिडेंट हो चुके हैं और हमें इसके ऊपर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है। किसी ऑपरेशन में गोली लग जाती है, 1-2 सोल्जर शहीद हो जाते हैं, उस चीज को हम पचा लेते हैं कि ये हमारा काम है। लेकिन ये नहीं हम हो सकते कि किसी भी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी खाई में गिर गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसके एहतियात कदम उठाए जा सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करता हूं जहां पर जो शहीदों की पत्नी है वो कह रही कि रोना धोना बंद करो, मुझे अपने पति को लास्ट मुखाग्नि देनी है। मतलब वो उस तरीके से नहीं, वो अपना दिल भी दिखा रहे हैं कि नहीं हम पति के साथ जाना चाहते हैं। क्यों? वो बेसुध हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। किसी के 1 साल पहले शादी हुई है, किसी का एक बच्चा है, किसी के पिता की इकलौती औलाद है। पूरे देश में कल इस तरीके के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जहां पर रोना आता है, कसम से रोना आता है, और लगता है कि क्या ये जिम्मेदारी समाज कुछ उठाएगा? क्या कल तक भारत माता की जय बहुत सारे गाने और रील्स लोगों ने फेसबुक पे डाली, क्या ये भूल जाएंगे? इनको याद कौन दिलाएगा? इनको याद दिलाएंगे पूर्व सैनिक, इनको याद दिलाएंगे हम लोग, क्योंकि हम वहां पर जाएंगे नहीं हर साल
तो शासन प्रशासन और समाज को कोई लेना देना नहीं है। ये जो बच्चियां हैं 24, 25, 26 साल की, आज विधवा हुई, उन्होंने अपना सिंदूर खोया है, यानी उनको कौन चैन से जीने देगा? इनके बच्चों का कहीं ना कहीं शोषण करेगा यही समाज। क्योंकि आज हम आंसू तो बहा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इन्हें सम्मान मिले, इनका सत्कार हो, इनकी देखभाल हो, यह समाज की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। अभी मैं अपने इलाके भिंड की बात कहता हूं, जहां पर एक हवलदार शैलन सिंह भदौरिया, जो कि हमारी तहसील के ही थे, और शहादत होती है, और 3 भाई हैं, तीनों सेना के अंदर है। पिता यानी दादा भी शहीद हुए थे 1971 में। आज एक शैलन सिंह भदौरिया शहीद हुआ, और उसकी पत्नी कहती कि रोना धोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठ गई, दोनों हाथों से पति के गालों को चूमते रही, बार बार बलाएं लेते रही। और कल जब आखिरी कॉल पे कह रहा था, पत्नी शिवानी से बोला कि शिवानी, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से डर लग रहा है, कुछ होने वाला है। यानी कहीं ना कहीं उसे संकेत या कुछ न कुछ इस तरह की स्थिति थी। पिता को देखिए, पिता कह रहे हैं गर्व की बात तो है। शहीद के पिता हनुमान सिंह ने कहा, गर्व का हमारे 3 पुत्र हैं, तीनों ही आर्मी में। शैलेंद्र मेरा दूसरा बेटा था, बड़ा बेटा रिटायर्ड हो गया है, और छोटा बेटा भी है। आप देख सकते हो किस तरीके से लोग सेना को तवज्जो देते हैं, किस तरीके से देशभक्ति है दोस्तों, ये पक्की। तो दोस्तों, और मैं आपके सामने कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं, जहां पर आप मोहित चौहान की बीवी को देखो, किस तरह रो रही है, बोलते छोड़ दो, मुझे अपने पति के साथ जाना है। किस तरीके के, कहां बच्चे बिलख रहे हैं, पिता बिलख रहा है। यार अब जिम्मेदारी बनती है पूर्व सैनिकों की, आपके पास संगठन है, आपको ये चीजें देखनी होंगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, कल है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। वहां पर सेना अपने शौर्य और पराक्रम का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, और उस प्रदर्शन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, वो कुछ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रेजिमेंट ऑफ आर्टी का बदलाव, जिसमें कंटीजेंट कमांडर हैं जो कह रहे हैं हमें सूर्यास्त्र यानी रॉकेट मिसाइल, लॉन्ग रेंज रॉकेट मिसाइल का एक कंटीजेंट है, ये बदलाव है। मैं लेफ्टिनेंट महक भाटी हूँ, और मैं सूर्यास्त्र की कंटीजेंट कमांडर हूँ। सूर्यास्त्र एक यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो कि आपको पहली बार इस बार कर्तव्य पथ पर दिखेगा। ये एक मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसकी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी को बहुत ही सशक्त करेगी। मेरा नाम लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा है, और मैं शक्तिवान और देवराज बैटरी का कंटीजेंट कमांडर हूँ। ये पहली बार 77 रिपब्लिक डे पे पहली बार मार्च करेगी, और इसमें ड्रोन्स और लॉइटरिंग मिशन दोनों से भरपूर है। मेरा नाम कैप्टन नटराजन शिवा है। मैं कंटीजेंट कमांडर एटैक्स का हूं, जिसका अभी नाम अमोघ रखा गया है। गन की 2 खासियत बात यह है कि एक इंडिजिनियस गन है, जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में काफ़ी अपना योगदान दे रही है, और दूसरा एक टोड आर्टी गन सिस्टम में इसकी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी रिमार्केबल रेंज स्पीड हमने अचीव करी है। मेरा नाम कैप्टन अनिमेश गोयला है। मैं ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का कंटीजेंट कमांडर हूँ। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि दुनिया के सबसे बेस्ट क्रूज मिसाइल्स में से एक है, जिसकी एक्यूरेसी डेड ऑन है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स को मारने की बहुत खतरनाक क्षमता रखता है। मेरा नाम कैप्टन गौरव पांडे है। मैं धनुष गन सिस्टम का कंटीजेंट कमांडर हूँ। ये एक मीडियम आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसकी मारक क्षमता 36 किलोमीटर से अधिक है, और इसकी इसके बाद दूसरा बदलाव दे सकते हो, शक्तिमान रेजिमेंट, जिसमें ड्रोन है। शक्तिमान रेजिमेंट, ये एक और बदलाव है। आपका अमोघ शस्त्र यानी एक मेक इन इंडिया, ये आप तीसरा बदलाव। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेड ऑन टारगेट, इसकी एक्यूरेसी जबरदस्त है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये कैप्टन लीड कर रहा है। और धनुष गन, ये आरटी के बदलाव। इन्फेंट्री के आप कंटीजेंट कमांडर देखिए, उनकी मूंछ और ताव किस तरीके से कह रहे हैं कि हम किस किस कंटीजेंट को हम लीड कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। My name is Vikas, Lieutenant Vikas. I will be leading the Rajput contingent on the 26th of January. My name is Captain Anand Dev. I am the Chaklai Command Commander. I will be leading the contingent on 26th January. I am Captain Gajendra Goswami. I will be leading the contingent of Regiment of Artillery. I am Captain Gaurav Kuntal and I will be leading the contingent of Assam.